सीसीएन न्यूज में आज बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं बागेश्वर के कपकोट निवासी सुरेंद्र सिंह कपकोटी जी, जिन्होंने 2-3 एग्जाम क्वालिफाई अभी किए हुए हैं और अभी उनका पीसीएस एग्जाम उन्होंने क्वालिफाई करके एआरटीओ के पद पर उनको ज्वाइनिंग मिलने वाली है और जल्दी ही वो निकट भविष्य में वो एआरटीओ के पद पर कार्य करेंगे। कपकोट के मूल निवासी हैं, बागेश्वर से उन्होंने प्राथमिक शिक्षा ग्रहण की है और बहुत बड़े सम्मान की, गौरव की बात हम लोगों के लिए भी है, उनके लिए भी है, कपकोट के लिए भी है। और हम उनसे जानेंगे कि भविष्य में उनकी क्या योजना है और अब तक के सफर में जो उनको सफलता मिली है, इस सफर में कौन कौन लोग उनके साथ थे, किससे क्रेडिट देना चाहते हैं, कितनी उन्होंने मेहनत की और अभी तक वो क्या कर रहे थे। कपकोट जी, आपका पहले हमारे चैनल में आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद सुरेश पांडे जी, मुझे अपना कीमती समय देने के लिए और सभी सीसीएन न्यूज के दर्शकों को मेरा नमस्कार। सुरेंद्र जी, थोड़ा सा अपने बारे में बताइए कि आप मूल रूप से कहाँ के हैं। हालांकि आपके नाम सरनेम में कपकोटी लगा हुआ है, जाहिर सी बात है आप कपकोट के रहने वाले हैं, फिर भी हमारे दर्शकों को थोड़ा बता दें कि आप कहाँ से रहने वाले हैं, कितनी एजुकेशन आपने कहाँ से प्राप्त की, जो प्राइमरी एजुकेशन होती है, थोड़ा सा मैंने जो मेरी जो प्राइमरी एजुकेशन हुई 5th या 8th क्लास तक, वो मेरी कपकोट से ही हुई। मैं एक कपकोट गाँव का ही रहने वाला हूँ और 9th-10th में मैंने विवेकानंद बागेश्वर से किया है और उसके बाद मैंने जीआईसी अल्मोड़ा से 12th किया और उसके बाद मैंने बीटेक किया बिरला इंस्टीट्यूट भीमताल से और उसके बाद से मैं कॉर्पोरेट में था काफी लंबे टाइम तक और मैंने अपना करियर स्टार्ट किया था इन्फोसिस से और उसके बाद मैंने कुछ और एमएनसीज में काम किया, डेल में, इम्पेटस में, और उसके बाद मैं यहाँ पे आया हूँ। तो सुनील जी, जब आप एक प्राइवेट सेक्टर में आप जॉब कर रहे थे, बड़ा मुश्किल होता है कि जब आप एक सुरक्षित जगह पर होते हैं, उसके बाद आपने प्रशासनिक क्षेत्र को चुना, तो ऐसा ख्याल कब आया और क्यों आया आपके दिमाग में कि मुझे प्रशासनिक क्षेत्र में सरकारी जॉब में जाना चाहिए? असल में सर, ये मेरे ख्याल में, मतलब मेरे दिमाग में पहले से ही था, हमेशा से मैं सोचता था कि मैं सरकारी नौकरी करूं और कुछ अच्छे एग्जाम निकालूं, लाइक आईएएस है, पीसीएस है। बट जिस हिसाब से हमारा एजुकेशनल बैकग्राउंड था, जिस माहौल में हम रहते थे, मुझे कभी इतना करेज या अंदर से कॉन्फिडेंस नहीं आया कि मैं इन एग्जामों को निकाल सकता हूं, तो इस वजह से मैंने कभी तैयारी कर नहीं पाया। लेकिन जब मैंने प्राइवेट जॉब की और मैं फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो गया और मैं ठीक ठाक अर्न कर रहा था, मुझे किसी से मांगने की जरूरत नहीं थी, तो तब मैंने सोचा कि एटलीस्ट जो मेरे दिमाग में तब से था, अब मुझे ट्राई करना चाहिए और मुझे इसमें फाइनेंशियली एटलीस्ट किसी की हेल्प नहीं चाहिए, तो तब मैंने स्टार्ट किया। अच्छा, मुझे आपके बारे में थोड़ा सा पता चला कि आपका थोड़ा सा अपना फैमिली बैकग्राउंड किस तरह का रहा। बड़ा मुश्किल से आपने एजुकेशन ग्रहण की और आपके सिस्टर लोग बता रहे थे कि बड़े मुश्किल से हम लोग गांव से आते थे, तो क्या है, थोड़ा सा अपने आपकी पारिवारिक स्थिति क्या है, मम्मी पापा क्या करते हैं, थोड़ा सा? हाँ जी, मेरे पापा फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में ही थे, गवर्नमेंट एम्प्लॉय, लेकिन हम रोड से काफी दूर रहते थे, अराउंड आई थिंक 2.5 से 3 किलोमीटर हम एक साइड में चल के आते थे, पहाड़ से नीचे फिर ऊपर जाते थे। लेकिन मैं क्रेडिट देना चाहूंगा हमारे वहाँ जो माँ उमा बाल शिक्षा स्कूल था, वहाँ पे जो हमारे अंकल बोलते थे, हमें टीचर्स थे, उनकी, हाँ, बिग अंकल, लिटिल अंकल, तो उन्होंने बहुत हेल्प की। मुझे लगता है कि हमारी अगर प्राइमरी एजुकेशन 5th तक ही ऐसे नहीं होती तो हम कहीं भी नहीं होते। उनके कारण ही हम थोड़ा आगे बढ़ पाए, काफी आगे बढ़ पाए एक्चुअली, मैं ही बोलूंगा। हाँ, बागेश्वर का जो विवेकानंद स्कूल है, यहाँ भी जो मेरिट लिस्ट बनती है दीवार पर, जो उसमें भी टॉप में आपका नाम है। हाँ जी सर, मेरा उसमें भी अच्छा था। जब मैं यहाँ विवेकानंद बागेश्वर में पढ़ता था, तब भी मैंने पढ़ाई तो करता था मैं, तब मेरे ठीक मार्क्स थे, इतने अच्छे तो नहीं थे, बट हाँ, स्कूल में मेरा नंबर आ जाता था 1st, 2nd, 3rd में। हाँ सुनील जी, जब आप तैयारी कर रहे थे, मुझे पता चला कि आप ने उत्तराखंड को ही अपना चुना कि उत्तराखंड में ही मुझे जॉब करनी है सरकारी, तो अदरवाइज हो सकता है यूपी, दिल्ली, अदर स्टेट भी आप चुन सकते थे, लेकिन उत्तराखंड ही चुनने की क्या वजह ऐसी रही? असल में मेरा सरकारी नौकरी में आने का मेन कारण ये है कि मेरा हमेशा से ही घर से लगाव था और इवन मैं प्राइवेट में भी था, जहाँ भी मैं काम करता था, चाहे बैंगलोर में मैंने काम किया, दिल्ली में किया, मुंबई में किया, बट मैं हमेशा साल में 2 बार घर आता ही हूँ। मेरी मम्मी यहीं रहती है, भाई इधर ही रहता है, तो मेरा एक हमेशा से लगाव था और मैं हमेशा इधर आना चाहता था। और मैंने अदर स्टेट का इसलिए नहीं दिया क्योंकि मेरा प्राइवेट में भी अच्छा था, वहाँ पे ऐसा बुरा नहीं था कि मैं और स्टेट में जाऊँ, तो यही मेरा था कि मुझे अगर आना है तो अपने स्टेट में आना है और मुझे और किसी स्टेट में नहीं जाना था। मतलब अपने लोगों की सेवा करना, अपने लोगों के बीच में रह के। हाँ, मैं यहाँ पे एक, आप बोल सकते हैं कि मेरे को कंफर्टेबल सा अपनापन लगता है, जिसके कारण मैं इधर ही आके लोगों के लिए
कुछ काम करना चाहता था। जी। सुनील जी, आपने जब सरकारी क्षेत्र में आने की तैयारी की तो आपने, मुझे पता चला आपके दोस्तों की तरफ से कि आपने बहुत लेट में शुरुआत की, तो ऐसा क्या वजह रही कि यहाँ पर आके आपको लगा कि मुझे सरकारी उसमें तैयारी करनी चाहिए? पोस्ट तो पहले भी निकलती थी। हाँ सर, मैं तो ये बोलूंगा कि मुझ में कॉन्फिडेंस नहीं था, मैं इतना ऊपर नहीं सोचता था। कभी मुझे लगा नहीं कि मैं आईएएस या पीसीएस एग्जाम्स क्लियर कर सकता हूँ, बट ये मेरी गलती भी रही। अदरवाइज मैं यूपीएससी देता, शायद वहाँ पे भी कुछ कर पाता। लेकिन देर में इसलिए आया क्योंकि मैं फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट था, मैं वहाँ पर अर्न कर रहा था और मुझे लगा कि मैं अपने जॉब के साथ अच्छी प्रिपरेशन करके ये मेरे पास चांस है और मैं वहाँ पे जा सकता हूँ। और मेरे कुछ दोस्त हैं सरकारी में, वो भी, उन्होंने भी मेरे को इंसिस्ट किया, कपकोट के ही हैं, तो उन्होंने बोला कि यहाँ पे लोगों के लिए काम करने के लिए, लोगों के बीच एक रिस्पेक्टफुल पोजीशन है, आप यहाँ पे आके काम कर सकते हो। जैसे किसी भी पोजीशन में आपके पास बहुत सारा काम होता है, गवर्नमेंट आपको एक प्लेटफॉर्म देती है कि आप इन लोगों को सर्व करो। फॉर एग्जांपल बीडीओ ब्लॉक डेवलपमेंट के लिए करता है, एसडीएम हमारे सब डिविजनल मजिस्ट्रेट हमारे पूरे तहसील के लिए काम करते हैं। तो आपके लिए एक प्लेटफॉर्म है, प्राइवेट में ये चीजें नहीं होती, आप अर्न करते हो, आप अपनी फैमिली को पालते हो और बस वहीं तक लिमिट हो जाता है। ये अंतर, ये बहुत बड़ा अंतर है। फॉर एग्जांपल एआरटीओ में भी हमें पहाड़ों में डिस्ट्रिक्ट लेवल पे काम करने का मौका मिलेगा, हम डिस्ट्रिक्ट लेवल पे बहुत सारी चीजें कर सकते हैं ट्रांसपोर्ट में। तो सिमिलरली मतलब बहुत सारी ऐसी चीजें हैं सरकारी में जो प्राइवेट में नहीं है। सुनील जी, जब आपने कॉन्फिडेंस की बात कही तो आपको देख के लगता है कि बहुत सारे उत्तराखंड के युवा, हमारे गांव से निकल के जो युवा निकलते हैं, उनके अंदर भी ये कॉन्फिडेंस की प्रॉब्लम रहती है। वो एक आध तैयारी करते हैं, एक आध अटेम्प्ट देते हैं, उसके बाद वो हार मान जाते हैं, उनको लगता है यार ये मेरे बस का नहीं है, वो कोई छोटा मोटा काम करें। तो ऐसे यूथ से आप क्या कह रहे हैं? मतलब इसके लिए टेम्परामेंट आपने बहुत हाई रखा कि मैं कर सकता हूँ। हाँ, तो ये कैसे, आप यूथ से क्या कहना चाहेंगे ऐसे? मैं तो ये कहना चाहूंगा कि अपने पे विश्वास होना बहुत जरूरी है और मुझे लगता है कि कोई भी अगर मेहनत से और बिल्कुल सच्चाई से मेहनत करे तो डेफिनेटली कोई भी कर सकता है। मुझे ऐसा लगा नहीं कि कोई भी इस एग्जाम को क्रैक नहीं कर सकता है, लेकिन आपको कभी कभी टाइम लग जाता है, तो आपका पेशेंस लेवल हाई होना चाहिए और आपकी फंडामेंटल्स या बेसिक्स हमेशा से क्लियर होने चाहिए। आपको किसी भी हवा में नहीं जाना, आपको बेसिक से ही हर सब्जेक्ट को, हर टॉपिक को निकालना है। इसमें टाइम लगता है, टाइम टेकिंग प्रोसेस है। मैं तो ये बोलूंगा कि जो बिल्कुल बेसिक से या जिसने कभी तैयारी नहीं की है तो शायद उसे 2 साल 2.5 साल लगे, बट अगर इतने में उसने ऑनेस्टली बिल्कुल तैयारी की होगी अच्छे से तो हो जाएगा, कोई इशू नहीं है। सुनील जी, आप उत्तराखंड से हैं, हम लोग भी उत्तराखंड से ही हैं, तो एक उत्तराखंड की बहुत बड़ी समस्या को हम देखते हैं बहुत लंबे समय से, उस पर बात होती है, चर्चा होती है, सरकारें भी अपने स्तर से कोशिश करती हैं, बट ऐसा हो नहीं पाता है जो रोका जा सकता है, वो है पलायन। बहुत सारे लोग पलायन करते हैं, यूथ भी पलायन कर रहा है, बड़े लोग भी जो जॉब लग जाती है वो भी बाहर को पलायन करते हैं। तो क्या आपके दिमाग में ऐसा क्या आइडिया है कि पलायन को कैसे रोका जाए? वहां पर हमारे गाँव में जो रौनक रहती थी पुराने जमाने में, आपने देखा भी होगा, सुना भी होगा, अभी दिवाली में ही कई लोग आते हैं लेकिन दिवाली मना के फिर वापस चले जाते हैं। तो क्या ऐसा आइडिया आपके दिमाग में है कि पलायन को रोका जा सके, गांव की रौनक फिर से बरकरार रखी जा सके? काफी सारे कारण हैं कि लोगों को कोई शौक नहीं है, सबको अपने गांव में, अपने घरों में रहना अच्छा लगता है, वो बाहर जाते हैं तो बहुत सारे कारण है। फॉर एग्जांपल मैं पहला कारण ये बोलूंगा कि जैसे जो मेडिकल फैसिलिटीज हैं, हॉस्पिटल्स हैं, हम चाहे एक्सरे मशीन्स की बात करें या फिर हम ये रेडियोलॉजी की बात करें या फिर हम पैथोलॉजिक लैब्स की बात करें, लेबोरेटरीज वगैरह, यहाँ से सैंपल हमारे हल्द्वानी जाते हैं, देहरादून जाते हैं, तो ये बहुत प्रॉब्लमेटिक है। जैसे किसी प्रेग्नेंट वुमेन है, उसे अल्ट्रासाउंड कराना है तो आप 15 दिन 30 दिन की डेट देते हैं, तो वो सस्टेनेबल नहीं है। ये तो बहुत बुरी चीज है जो कि हॉस्पिटल्स में हमें स्पेशल फोकस करना चाहिए। सेकेंड ये है कि जो हमारा रिच कल्चर है, अगर हम, जो कि अभी काफी हद तक होने भी लगा है, हमारे पहाड़ी गाने, गढ़वाली, कुमाऊनी बहुत अच्छे लेवल पे प्रमोट हो गए हैं, तो ऐसे ही हमें सेम अपना कल्चर, अपने गांव को प्रमोट करना है ताकि हम वो कर सकें। और तीसरी चीज ये है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट बोलते हैं, हम डेवलपमेंट तो कर रहे हैं लेकिन उसके साथ हम जैसे खनन भी इलीगल नहीं बोलूंगा, बट काफी हद तक ऐसे कर रहे हैं कि अनकंट्रोल्ड कर रहे हैं, जिससे कि हमारी नदियां इतनी सुंदर लगती थी 15-20 साल पहले जो आज नहीं लगती हैं, सड़कें भी ऐसी इतनी चौड़ी हो गई है लेकिन लैंडस्लाइड की इतनी इंसिडेंसेस बढ़ गए हैं। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट, टूरिज्म, मेडिकल फैसिलिटीज, अच्छी एजुकेशन, ये सारे हैं, हम फैसिलिटेट कर सकते हैं। और इससे भी सबसे बड़ी चीज है कि हम अपने युवा और अपने जो छोटे बच्चे हैं उन्हें इतना एम्पावर्ड करें कि वो फील करें कि हम यहाँ रह के भी कुछ कर सकते हैं, क्योंकि आजकल रिमोट जॉब्स हैं, टेलीमेडिसिन हैं, आप यहाँ रह के यूएस का काम कर सकते हो, तो बहुत सारी फैसिलिटीज हम कर सकते हैं। हमें अपस्किल करना होगा सभी को।
हाँ जी। सुनिए, ये दूसरी प्रॉब्लम हम पहाड़ में देखते हैं। अभी यहीं कमेटी देवी कांटा में एक घटना हुई थी, जंगली जानवरों की समस्या है। आए दिन आप देखते हैं कि घरों के आसपास बंदर हैं, तो बाघ भी मतलब गुलदार भी जो है बाजार में आने लग गया है। तो ये भी एक बड़ी प्रॉब्लम है। सरकारें भी इस दिशा में क्या कोशिश कर रही हैं या नहीं कर रही हैं? तो क्या आपके दिमाग में क्या ऐसा आइडिया है, क्या थीम ऐसी है कि इसको कुछ कंट्रोल किया जा सके? इसके लिए कुछ मेजर्स ऐसे हो सकता है, जैसे कैमरा ट्रैपिंग हम बोलते हैं। आजकल इंटेलिजेंट ये कैमरा डिवाइसेस आ रहे हैं जो कि जिस साइड कोई मूवमेंट करे तो उस साइड कैप्चर कर लेता है। हम कहीं कहीं लोकेशंस पे जंगलों में ये लगा सकते हैं ताकि, और ये हम कंप्यूटर से रिमोटली ट्रैक कर सकते हैं ताकि कोई भी जानवर आए तो आपको एडवांस में मैसेज के थ्रू या अलर्ट कर सके। ये एक तरीका है। सेकेंड ये है कि जैसे हमारे सोलर लाइट्स होते हैं, स्ट्रीट लाइटिंग, इसका बहुत अच्छा इंतजाम होना चाहिए गाँव पे, और ये गवर्नमेंट को प्रोवाइड करना चाहिए, क्योंकि अगर हमारे पास प्रॉपर लाइट फैसिलिटीज वगैरह है तो ये जानवर नहीं आते हैं। और तीसरा हमारा भी एक हद तक काफी दोष है, क्योंकि मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट बोलते हैं, क्योंकि हम भी इंक्रोचमेंट कर रहे हैं, उनके एरिया में जा रहे हैं, तो वो चीजें भी हमें भी खुद देखना चाहिए। हमारा जो अतिक्रमण नहीं होना चाहिए। थोड़ा सा हमें ये भी कंट्रोल्ड एक बैलेंस्ड वे में, उनकी भी उतनी ही इंपॉर्टेंस है जितनी हमारी है। यानी कहने का मतलब ये है कि टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके हम इन चीजों पर थोड़ा सा रोक लगा सकते हैं। श्योर, हम टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर सकते हैं। सुरेश जी, अभी आप कॉर्पोरेट सेक्टर में अच्छी खासी एक जॉब कर रहे थे, तो क्या ऐसा विचार आया कि क्यों आपको ये लगा कि कंफर्टेबल जोन से आपको ये थोड़ा सा उसमें आना पड़ा, संघर्ष वाला जो जीवन आपने सुना है ये, क्योंकि सरकारी जॉब थोड़ा सा इस तरह की रहती है बताया जाता है, तो इसमें आने का क्यों छोड़ा और सोचा, और उसको छोड़ने का क्यों सोचा? कुछ कारण है, जैसे कि प्राइवेट में क्या होता था, आपके पास पैसा आता है बट आप लिमिटेड रहते हो अपनी फैमिली तक। यहाँ पे आप, वहाँ पे आपके पास प्लेटफॉर्म नहीं होता है। और सेकंड चीज ये है कि आपका एक अपनी मातृभूमि से लगाव आप बोल सकते हैं, आप अपने घर आना चाहते हैं हमेशा। और थर्ड आप बोलेंगे कि एक यहाँ पे जो रिस्पेक्ट रिकॉग्निशन है लोगों की, वो आपके प्राइवेट में नहीं है। और चौथा कि मेट्रो सिटीज में काफी सारा पॉल्यूशन की बहुत सीरियस प्रॉब्लम है, जैसे दिल्ली में आप देखते होंगे एनसीआर में एयर पॉल्यूशन की इतनी सीरियस प्रॉब्लम है, और बहुत ही फास्ट लाइफ है। यहाँ पे आपकी थोड़ा सा बेटर लाइफ है, और उसके अलावा आपका सोशल इंटरेक्शन, मुझे ऐसा लगता है कि हम एज ए ह्यूमन बीइंग हम सोशल एनिमल है, मतलब हमें लोग चाहिए, हमें लोगों से बात करना, लोगों के साथ मिलना, अपनापन चाहिए, या उनकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करके हमें अच्छा लगता है। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि गवर्नमेंट आपको एक प्लेटफॉर्म देती है कि आप काम करिए, आप बड़ा काम करिए। हम आपको प्लेटफॉर्म दे रहे हैं, आप इस डिस्ट्रिक्ट के लिए काम करिए, आप इस तहसील के लिए काम करिए, और आपको हम उसके लिए सैलरी भी देंगे, आपको जॉब सिक्योरिटी भी देंगे, बट आप काम करिए। तो ऑनेस्टली काम करने से आपके पास बहुत बड़ा एरिया है जिस पे आप काम कर सकते हैं। सुनील जी, मुझे पता चला कि आपने अभी पीसीएस एग्जाम क्वालिफाई करने के साथ साथ 2-3 और एग्जाम क्वालिफाई किए हैं। वो क्या क्या एग्जाम है? और दूसरा ये भी जानकारी हुई है कि आपने रेंज ऑफिसर की पोस्ट पर आप ट्रेनिंग ले रहे थे, अब आप उसको छोड़ के फिर एज एआरटी के पद पर आप उसको ज्वाइन करने वाले हैं। हाँ जी सर, ये सही है। 2021 में एक्चुअली 3 नोटिफिकेशन निकले थे। एक था लोअर पीसीएस, एक था फॉरेस्ट रेंज ऑफिसर, और एक अपर पीसीएस। तो मेरे तीनों एग्जाम क्रैक हो गए थे। सबसे पहले रिजल्ट आया था रेंज ऑफिसर का, उसमें मेरा हो गया था। तो मैं पिछले 6 महीने से वहां पे काम कर रहा हूँ एज ए पार्ट ऑफ, काम तो नहीं कर रहा बट मैं बोलूँगा ट्रेनिंग कर रहा हूँ। तो मेरी कर्नाटका में ट्रेनिंग चल रही है, जिससे कि मैंने भी रिजाइन किया है। उसके बाद मेरा लोअर पीसीएस पे भी मार्केटिंग ऑफिसर के लिए हुआ था, जो कि मैंने ज्वाइन नहीं किया। और उसके बाद अपर पीसी में एआरटीओ एज ए असिस्टेंट रीजनल ट्रांसपोर्ट ऑफिसर के लिए हुआ है, जो कि मेरा ट्रेनिंग स्टार्ट होने वाली 18 नवंबर से। इसी महीने नवंबर से मेरी ट्रेनिंग स्टार्ट होने वाली है। एक्चुअली मैं एआरटीओ को प्रेफर कर रहा हूँ, क्योंकि इसका जो जुरिस्डिक्शन या एरिया जो है, आपका एरिया ऑफ वर्क है वो ज़्यादा है। रेंजर्स थोड़ा रेंज तक लिमिट्स रहते हैं, लेकिन हालांकि वो बहुत अच्छी जॉब है, बट इसमें थोड़ा काम ज़्यादा है और पब्लिक डीलिंग ज़्यादा है। और इसमें इसका पे ग्रेड भी, इवन लेवल जो हम लेवल ऑफ जॉब की बात करते हैं, पे ग्रेड भी इससे बेटर है थोड़ा। हाँ जी, हाँ हाँ हाँ। अच्छा, माना जाता है कि उत्तराखंड जो पीसीएस का जो एग्जाम है, थोड़ा साक्षात्कार जो इंटरव्यू जो है थोड़ा सा हार्ड रहता है, तो आपका इंटरव्यू कैसा रहा? इन तीनों में कौन सा टफ था? क्या दर्शकों को क्या बताना चाहेंगे? मेरे एक्चुअली तीनों इंटरव्यूज में बोलूंगा कि मेरे बहुत अच्छे थे। सबसे अच्छा मेरा फॉरेस्ट रेंज ऑफिसर का हुआ था, और मेरे ऑलमोस्ट टॉपर के अराउंड मार्क्स भी आए थे उसमें। तो वो लोग बहुत इंटेलिजेंट होते हैं, बहुत एक्सपीरियंस्ड होते हैं, और वो आपको बहुत कंफर्टेबल पोजीशंस में
आपको मतलब बहुत कंफर्टेबल होने का चांस देते हैं। वो कभी भी ऐसे क्वेश्चंस नहीं करते कि आप नर्वस हो जाओ या परेशान हो जाओ। और बढ़िया रहा, मतलब मैं तो ऐसा नहीं बोलूंगा कि इंटरव्यू टफ होता है, बहुत अच्छा होता है। बस आपको थोड़ा सा आंसर्स मैनेज करने हैं और आपको उन्हें बताना है कि आपका बैकग्राउंड क्या है, आपको क्या एक्सपीरियंस है, आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशंस क्या थी, अगर आपको जॉब एक्सपीरियंस है, अगर मास्टर्स पीएचडी किया है तो उसके अराउंड वो क्वेश्चन पूछ सकते हैं। बस क्वेश्चंस कुछ भी होता है, अच्छा होता है काफी। सुनील जी, उत्तराखंड में यूथ बहुत लंबे समय से आंदोलन कर रहा है कि अदर स्टेट में ऐसा होता है कि पीसीएस के एग्जाम जो है हर साल आते हैं, भले पोस्ट कम हो, 10 हो, 20 हो, 30 हो, लेकिन उत्तराखंड में ऐसा होता है कि 19 का नोटिफिकेशन 24 में, 20 का एग्जाम 25 में आ रहा है, 17 का 22 में आ रहा है। तो इस तरह का आपको क्या लगता है कि साल दर साल, हर साल क्या ये एग्जाम होनी चाहिए पीसीएस के, ताकि यूथ के लिए अच्छा हो? हाँ, मुझे डेफिनेटली ये लगता है ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। और जैसे 2016 में पीसी बाद में पहले भरा था शायद, ये 19 का नोटिफिकेशन है, ये 21 का नोटिफिकेशन है जिसका कि रिजल्ट 3 साल बाद आया है। तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। मेरे को भी एक्चुअली जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम हुई, मुझे पढ़ने में नहीं हुई, मुझे फोकस करने में नहीं हुई, बट मुझे भी जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है अनसर्टेनिटी की कब एग्जाम होगा, कब नोटिफिकेशन आएगा। 2016 के बाद ये 2021 नोटिफिकेशन है, जो कि बहुत लंबा गैप है। और इसका कोई आयोग कम्युनिकेट आपको नहीं करता कि आपका नोटिफिकेशन कब आने वाला है। अगर वो आता भी तो काफी टाइम ऐसा होता है कि वो बोलते हैं कि इस टाइम पे आएगा, बट आता नहीं है। तो बहुत लंबा टाइम है। डेफिनेटली एस्पिरेंट्स के का मुझे ये लगता है कि एक राइट भी है और उन्हें पता होना चाहिए, अगर वो प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उन्हें पता होना चाहिए कि कब एग्जाम आने वाला है। और मुझे तो ऐसा लगता है कि हर साल एग्जाम होने चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा सुनील जी, आपने जब ये तैयारी की, आपने जॉब भी की, आपकी फैमिली भी है, तो ये कितना मुश्किल होता है? टाइम मैनेजमेंट कैसे आप करते हैं? आपने जॉब भी की, यहाँ की तैयारी भी की, फैमिली भी देखी, घर परिवार भी देखा, तो कितना मुश्किल होता है? कैसे आप कर पाते थे? हाँ जी सर, हो गया था मेरा फैमिली से काफी सपोर्ट था। मेरी सबसे पहले तो मेरी मम्मी का मोटिवेशन था कि ये कुछ अच्छा करे। मम्मी को बच्चों का पढ़ना बहुत अच्छा लगता था। बाकी मेरी वाइफ बहुत कोऑपरेटिव थी, हमेशा मेरे को फील नहीं होने दिया कि मैं इतनी तैयारी कर रहा हूँ, मैं इतना टाइम अपने एग्जाम के लिए डिवोट कर रहा हूँ। चैलेंजिंग तो था, बट जो सराउंडिंग था मेरा, उन्होंने बहुत सपोर्ट किया मेरी फैमिली ने, तो उसकी वजह से सब अच्छा हो गया था। बट डेफिनेटली हाँ, मैं 8 to 9 आवर्स की जॉब करता था, उसके बाद मैं ऑफिस जाता था, आता था, और ऑफिस का अपना हेडेक होते हैं, अपने काम होते हैं, तो डेफिनेटली वो था। बट मेरे में, मैं ये बोलूंगा कि मेरे में इतना मोटिवेशन था एटलीस्ट 2 साल के लिए कि मैं पढ़ते रहा। मैंने इतना पढ़ा कि ऑफिस का काम ऑफिस में, वहां से कट ऑफ करके मैं 4-5 घंटे एटलीस्ट पढ़ता था किसी भी हाल में। क्योंकि परिवार को भी समय देना होता है और जॉब को भी देना है, परीक्षा को भी देना है। हाँ, परिवार को टाइम देना तो मैंने थोड़ा कम कर दिया था, उस चीज में मैंने कॉम्प्रोमाइज किया, क्योंकि अगर आप जॉब के साथ करते हो तो आपको कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज तो करना पड़ेगा। बट फैमिली सपोर्ट था और मैंने बहुत ज्यादा डेडिकेशन था, तो अपने लिए मैं टाइम निकालता था। इवन ऐसा होता था कि काफी टाइम मैं ऑफिस के लिए ट्रैवल करता था, तो मैं कार में जाता था, मेरा ब्लूटूथ कनेक्टेड रहता था, मैं उसी से न्यूज सुनता था, आते वक्त भी जाते वक्त भी। ऑफिस में थोड़ा सा टाइम मिलता था तो मैं मीटिंग रूम बुक करता था अलग से और वहां पे पढ़ता था। तो और छुट्टियों में कभी नहीं आता था, दीपावली होती तो मैं फैमिली को घर भेज देता था। तो इसी तरीके से टाइम निकाल के मैंने किया है। ये आपकी लाइफ में वैसे आपकी मेहनत की बदौलत कहें या आपको ऊपर वाली की कृपा से आपको अच्छी सफलताएं मिली है, स्कूल टाइम से ही सफलता मिली है, अभी भी आप एक सक्सेस इंसान है, तो इस सफलता में कितने लोगों ने आपका साथ दिया? बहुत सारे लोगों का, वैसे तो आपकी अपनी मेहनत एक है, तो किसे आप क्रेडिट देना चाहेंगे? और इस सफलता की जो यात्रा रही, जो जर्नी आपकी रही है, इसमें कौन कौन लोग आपके साझीदार रहे? सबसे पहले तो मेरी मम्मी, जो कहती थी कि बेटा पढ़ते रहो। उन्हें पता भी नहीं था कि क्या पढ़ते रहो, लेकिन उन्हें लगता था कि पढ़ के कुछ अच्छा होगा। बहुत लागना हमारा घर में के नीचे लाइले नीचे लगाड़ जंगल बहुत देख रहे कुछ नहीं बचे जाओ। नहीं, वो बता रहे थे कि तुम नानचिना में तुम ये कुछ चाहिए, पढ़ते रहो करके सब कुछ हुआ है। कौन सी कोने की देख रहे तो अब कैसा लग रहा है आपको? ठीक लगना, बहुत लगना। और सेकंड मेरी वाइफ, जिसने मेरे को फील नहीं होने दिया कि मैंने उन्हें टाइम नहीं दिया, उसकी जगह मैंने पढ़ाई को टाइम दिया। मुझे बहुत खुशी है क्योंकि इनका शुरुआत से ही ड्रीम था, मतलब एक एम था कि गवर्नमेंट सर्विसेज में जाना है, और उसके पीछे का जो हार्ड वर्क है, उसके बाद जो ये सफलता मिली है, उसकी मतलब बहुत खुशी है। मतलब स्टार्टिंग से ही बहुत ज़्यादा डेडिकेशन था, बहुत मोटिवेशन था कि मतलब करना ही है, क्रैक करना ही है। तो वही है, मतलब अगर
पूरी शिद्दत से किसी चीज को चाहो तो वो सफलता भगवान भी आपका साथ देते हैं। तो वो चीज उन्होंने बताया कि जब ये जॉब भी कर रहे थे और तैयारी भी कर रहे थे तो इन्होंने कहा कि मैंने परिवार को बहुत कम समय दिया, उसके लिए ये बताते हैं कि थोड़ा सा यहाँ पर मैंने सेक्रीफाइस किया। तो आपको कैसा फील होता था उसको? हाँ, थोड़ा एक समय ऐसा था कि मतलब हमें बहुत ज्यादा अपना पर्सनल स्पेस नहीं मिल पाता था क्योंकि वो बहुत ज्यादा जॉब भी कर रहे थे और अपनी प्रिपरेशन भी कर रहे थे। बट मुझे उस चीज की कोई शिकायत नहीं, क्योंकि उनका जो मोटिव था वो ऑलरेडी इतने हार्ड वर्क कर रहे थे। तो मतलब बीइंग जो पार्टनर है, मतलब मेरा ये बनता था कि मैं उनको सपोर्ट करूं, तो बस मैंने वही किया है। और उसके बाद जो हमें जो सफलता मिली वो हमारी पूरी फैमिली की एक सक्सेस है, तो आई एम वेरी हैप्पी उसके लिए। और ठीक है, जिंदगी में कुछ टाइम अगर हमने बहुत ज्यादा पर्सनल अगर टाइम नहीं मिला तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उसके बाद जो चीज उन्होंने अचीव करी है वो ज्यादा हमारे लिए इम्पोर्टेंस रखती है। और मेरे दीदी है, जीजा जी हैं, भाई हैं, मतलब इन्हें भी था कि ये एग्जाम क्रैक करे। इसके साथ ही मेरे काफी सारे दोस्त वो चाहते थे कि मैं गवर्नमेंट में आऊँ। यही मेरे लिए मोटिवेशन था। मेरा पर्सनली इतना नहीं था कि मैं कुछ ऐसा वो करूँ, बट जब साथ लोग होते हैं वो बताते हैं कि इसमें आप ये कर सकते हो और आपकी खुशी में उनकी खुशी होती है, तो फिर अच्छा लगता है वो सारा करना। हाँ जी, हाँ। सुरेंद्र जी, अब आप परिवहन विभाग की जिम्मेदारी संभालने वाले हैं। परिवहन विभाग जो दुर्घटनाओं का जो सिलसिला होता है उसको परिवहन विभाग को उसके प्रति बड़ा जिम्मेदार माना जाता है। तो कैसे वो रुके, कैसे ये दुर्घटनाएं रुके, क्या आपके पास दिमाग में आइडियाज है? तो कैसे आप इसको रोकना पसंद करेंगे? अभी तो वैसे मेरे को इतना मैं मेरे दिमाग में जो भी है फिर वो बोलूंगा। वैसे मेरे को अभी मैंने ज्वाइन नहीं किया तो मैं ऐसा नहीं बोल पाऊंगा कि मेरे को बहुत अच्छा आइडिया है। स्टिल जैसे गवर्नमेंट ने, गडकरी जी ने जैसे 6 एयर बैग्स अभी मैंडेटरी कर दिए ताकि एक्सीडेंट के केस में भी आप बच जाओ, एक इनिशिएटिव ये है। सेकंड ये है कि आपकी जो जीपीएस ट्रैकिंग मैंडेटरी कर दी है काफी सारे पब्लिक व्हीकल्स में, वो भी अच्छा है। थर्ड ये है कि कैमरा रिकॉर्डिंग भी जरूरी है। काफी टाइम ये होता है कि कोई लोग रैश ड्राइविंग करते हैं, उसके कारण कोई और किसी और का एक्सीडेंट हो जाता है, और जैसे 4 व्हीलर्स है 2 व्हीलर्स को हिट कर देते हैं। तो मैंडेटरी जो कैमरा रिकॉर्डिंग होनी चाहिए गाड़ियों में, वो भी जरूरी है। प्लस गवर्नमेंट की इनिशिएटिव जैसे हैं कि पॉट होल्स या जो गड्ढे होते हैं उन्हें भरने का, आप कहीं भी जाओ उन पर क्लिक करो और वहां से सरकार एक्शन लेगी, जो भी रोड के लिए कंसर्न्ड अथॉरिटी होगी। ये सारी चीजें हैं। और उसके अलावा अवेयरनेस सबसे ज्यादा चाहिए। अवेयरनेस होनी चाहिए कि आपको स्पीड लिमिट क्या है, और आपको दूसरों के थर्ड पार्टी जो रोड पे लोग चल रहे हैं, बाइक्स चल रही हैं, कुछ भी चल रही है, उनके लिए आपके दिमाग में होना चाहिए कि आप उन लोगों की लाइफ को रिस्पेक्ट करें। और आप नहीं कर रहे हैं तो हमारे पास कुछ हार्श पनिशमेंट्स होने चाहिए, लीगल एक्शन होनी चाहिए उनके खिलाफ, ताकि हम उस पर एक सरकार की बड़ी आलोचना होती है कि सरकार ने फाइन बहुत ज्यादा कर दिया है। लोगों को लगता है कि यार मतलब इतने फाइन कर देने से ये जो अच्छी ड्राइविंग कर रहे हैं या बाय मिस्टेक कभी गलती हो जाती है तो बहुत ज्यादा वो भी पनिशमेंट भरते हैं। तो या इससे क्या रुक जाएगा क्या दुर्घटनाओं को, आपको लगता है? पनिशमेंट एक लेवल तक तो होना चाहिए, बट बैलेंस होना चाहिए, इतना ज्यादा भी नहीं इतना कम भी नहीं, क्योंकि वो एक डेटरेंट होता ही है। जब तक आप फाइन्स या पेनल्टीज अच्छी नहीं लगाओगे तो लोग डरते ही नहीं है। लोगों को फॉर एग्जांपल 100 रुपए देना है तो कोई भी दे देगा ऐसे, या वो कहेंगे, फिर वो अपनी मनमानी करेंगे। लेकिन ये होना चाहिए। और हाँ, इस केस में ये बोल सकता हूँ कि कोई 1 बार 2 बार गलती करता है तो ये प्रोविजंस हम बना सकते हैं कि ये मिस्टेक्स हुई हैं 1 या 2 बार, इससे इस पर्टिकुलर बंदे से पिछले 2 साल में, 1 साल में, 5 साल में हुई है, तो आप उन्हें माफ कर सकते हैं। ये राइट्स होने चाहिए ऑफिसर्स के पास, ये चीजें होनी चाहिए। बट हाँ, अल्टीमेटली चीजें हार्श लीगल एक्शंस तो होने चाहिए। अदरवाइज मुझे लगता है कि कुछ लोग होते हैं, बहुत लोग होते हैं कि वो आपको एजुकेट करने से सीख जाते हैं, बट कुछ के लिए आपको एक्शन लेना होता है, वो होना चाहिए। सुरेंद्र जी, एक आखिरी सवाल आपसे। आपकी लाइफ में बहुत सारी सफलताएं आपको मिली हैं, अभी 3 एग्जाम आपने एक साथ क्वालिफाई किए हैं, क्रैक किए हैं, तो अब क्या यहीं पर आप संतुष्ट हैं कि आप इतना करना है, या कोई IAS, IPS, PCS का कोई और एग्जाम आपको ट्राई करना है? आप सोच रहे हैं कि आप इससे आपको सफलता का स्वाद जो जिसको कहा जाता है वो मिल चुका है, आपको रास्ता मिल गया है, तो क्या आप उससे आगे भी इसको सोच रहे हैं? एक्चुअली ये मैं बोलूंगा कि मैं थोड़ा अनलकी था, क्योंकि मेरे को बहुत देर में याद है ये चीजें। काफी चीजों के लिए मैं एलिजिबल नहीं हूँ एक्चुअली। तो और ARTO मुझे लगता है कि काफी रिस्पॉन्सिबल पोस्ट है और काफी कुछ काम कर सकते हैं। तो मैं तो पर्सनली यहीं पे रुकूंगा, क्योंकि मेरी एज के हिसाब से, मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से ये ठीक है। बट हाँ, जो गलती मैंने की, इतनी देर में प्रिपरेशन स्टार्ट की वगैरह वगैरह जो भी है, तो मेरा
यही निवेदन रहेगा सभी से, या मैं बोलूंगा कि मेरा यही सजेशन है कि आप जितनी अर्ली एज में अपना इंटरेस्ट फाइंड आउट करो, आप 11 से 12 से ग्रेजुएशन के टाइम से आप उस चीज को फॉलो करो, डेफिनेटली आप अपने ड्रीम को अचीव कर सकते हो। इतनी देर में आने के भी ऐसा घाटा तो है ही, बट हाँ ठीक है, मैं जहाँ पे हूँ मैं वहाँ पे भी सेटिस्फाइड हूँ। हाँ हाँ जी हाँ। थैंक यू सुरेंद्र जी, आपने बातचीत के लिए हमारे बहुत वक्त निकाला, इसके लिए बहुत बहुत थैंक यू थैंक यू। तो आप थे हमारे साथ सुरेंद्र सिंह कपकोटी जी, जिन्होंने अभी 3 एग्जाम क्वालिफाई किए हैं। फाइनली हमने पीसीएस जो आरटीओ के पोस्ट पर उन्होंने जो क्रैक किया है एग्जाम, उस पर हम बातचीत कर रहे थे। और बहुत खुशी की बात है बागेश्वर के लिए, बहुत युवाओं के लिए को प्रेरणा है, युवाओं को काफ़ी मोटिवेट करेंगे आने वाले भविष्य में। और काफ़ी उनके आइडियाज़ भी इतने अच्छे हैं कि वो समाज के लिए, अपने डिपार्टमेंट के लिए बहुत अच्छा काम करेंगे। तो हमें लगता है कि ये बागेश्वर को और हमारे बागेश्वर की जनता को, उत्तराखंड को, और वो गौरवान्वित करते रहेंगे आगे को। CCN न्यूज़ के लिए मैं सुरेश पांडे, धन्यवाद। थैंक यू सर।